हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल इकाई है उसका चौथे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो पहला भाग है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हो, ताकि आगे वाला वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं, सेशन को फटाफट शेयर कर दें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से संबंधित संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराई जाती है। यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पाठ को शुरू करते हैं। जहाँ से पाठ पढ़ाया था, जहाँ तक पाठ पढ़ाया था वहाँ से चलते हैं। आज उसके आगे के भाग को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें। आज का टॉपिक हमारा है मुख्य फसलें, यानी भारत में जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धतियों में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। यानी जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का जो धरातल है वो हर जगह एक समान नहीं है। कहीं मैदान है, नदियां हैं, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, धरातल कहीं समतल है, कहीं पहाड़ हैं। तो हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की जो प्रदेश का जो धरातल है और जो जलवायु है उसमें अंतर पाया जाता है। वहाँ की मिट्टी और जलवायु में अंतर होने के साथ साथ वहाँ पर जो कृषि जिस पद्धति से की जाती है, जिस विधि से की जाती है, उसमें भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। और इन विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य और अखाद्य, यानी ऐसी फसलें जो खाने योग्य होती हैं, जिसे खाद्यान्न कहते हैं, खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। कुछ ऐसी फसलें हैं जो खाद्यान्न नहीं होती हैं, वह भी उगाई जाती हैं। उन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें, यानी भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो कि भारतवर्ष में प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। इसके अलावा भी अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, इसमें मसाले भी आते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में इन फसलों का ही जिक्र किया गया है और यहीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं प्रत्येक फसल के बारे में डिटेल में। पहली फसल है चावल। चावल क्या है? चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, यानी भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो चावल है। हमारे देश, जो हमारा देश है वो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। देखिए बच्चों, इस चावल की खेती की जा रही है। चावल का मतलब है ये धान लगे हुए हैं, अभी छोटे हैं और पकने के बाद बड़े। आप देख रहे हो, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है धान की खेती हो रही है। धान का मतलब होता है चावल। ये देखिए, आप देख रहे हैं चावल की खेती हो रही है। और चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है।
और यहाँ पर मानचित्र बना हुआ है। मानचित्र के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मानचित्र को भरना सिखाएंगे। फिर भी यहाँ पर जो दिया गया है मानचित्र, इसमें चावल के बारे में बताया गया है, चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको ये जो वाइट कलर दिखाई दे रहा है, ये चावल के गौण उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पर कम मात्रा में चावल उत्पादित होता है। और जो ग्रीन, लाइट ग्रीन यानी हल्के हरे रंग का जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर प्रमुख रूप से वो चावल उत्पादक राज्य हैं। आप देख सकते हैं ये जितना क्षेत्र आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन, इन क्षेत्रों या इन राज्यों में जो है चावल की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, ये क्षेत्र आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ कम क्षेत्रों में की जाती है और इन मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा की जाती है। यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं इसमें हम आपको बता दें। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है, ये भी उत्तर प्रदेश है और ये भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल है और ये उड़ीसा है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है। इन राज्यों में चावल की खेती होती है। वैसे चावल की खेती तो पूरे भारतवर्ष में होती है, लेकिन प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में ही होती है। ठीक है, यानी चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है। प्रश्न पूछा जा सकता है, चावल किस प्रकार की फसल है? चावल खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। अगर हम तापमान की बात करें, चावल की खेती के लिए किस तापमान पर चावल की खेती की जाती है, तो चावल की खेती के लिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और कम से कम 25 और इससे ऊपर का तापमान होना चाहिए, ताकि चावल की जो फसल है वो उत्पादकता अधिक दे सके। इसके साथ साथ अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि चावल में अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और अधिक आर्द्रता जो है, आर्द्रता यानी आर्द्रता का मतलब होता है नमी तभी होगी जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर सिंचाई के साधन होने चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में जल भरा रह सके। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। जहाँ कम वर्षा होती है यानी मैदानी क्षेत्रों में, या कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चावल की खेती होती है, तो वहाँ पर जो है सिंचाई के माध्यम से चावल की खेती की जाती है। आप देख सकते हैं ये पके हुए चावल हैं। चावल का मतलब धान है। अब ये धान की कटाई होने के बाद मिलों में जाने के बाद वहाँ पर जो है इनसे चावल निकाले जाते हैं। भूसी अलग होती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ये तो चावल के बारे में था। दूसरी जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है, पहली प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, दूसरी खाद्यान्न प्रमुख फसल जो है वो गेहूँ है। आइए गेहूँ के बारे में भी जान लेते हैं। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब जो
जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम 10 से 25 के बीच तापमान होना चाहिए गेहूँ की बुवाई के लिए। बुवाई के लिए कम से कम 10 से 15% जो है डिग्री का तापमान होना चाहिए। अधिकतम जो है 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए पकने के समय। और इसमें जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो कम से कम 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और जो देश देखिए आप, ये गेहूं की फसल है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, उत्तर और पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। अब कौन कौन से राज्य हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मोटे अनाज। क्या शामिल होता है? मोटे अनाज। आजकल मोटे अनाज बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको मान्यता प्राप्त हो गई है मोटे अनाजों को, जिसको इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं। अब मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं या कौन कौन से अनाज आते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर मोटे अनाज की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। अगला है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और वह लाल, काली और बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश स्थित हैं। देखिए बच्चों, ये बाजरा की फसल है। इसके बाद आता है मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। यह एक खरीफ की फसल है। मक्का किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देखिए, ये मक्का की फसल है। मक्का की फसल को मजदूर तोड़ रहे हैं। इसके बाद आता है दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि भारत का दालों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है?
तो उत्पादन और उपभोक्ता दोनों के रूप में जो है भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। दालों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। तुर जिसको हम अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के कारण, यानी जो दालें होती हैं वो कैसी फसलें होती हैं? प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से फलीदार फसल कौन सी है? तो दालें, सभी दालें फलीदार होती हैं क्योंकि फलियों में लगी होती हैं। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। यानी अरहर को, यानी तुर को छोड़ करके बाकी जितने भी दलहनी फसलें हैं वो सभी वायु से नाइट्रोजन को लेकर भूमि में, जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखती है। यानी नाइट्रोजन को वायुमंडल से खींच करके मिट्टी में मिला देती हैं। अरहर नहीं मिला पाती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इनमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, यानी जो खाद्यान्न हैं उनके अलावा कुछ अन्य खाद्य फसलें हैं जिनमें गन्ना आता है। इम्पोर्टेंट फसल है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी में आता है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से जो है फसलों को उगाया जाता है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है, चाहे काली मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो। हर प्रकार की मिट्टी में जो है गन्ने को उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुवाई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसमें लेबर की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी ब्राज़ील को छोड़ करके भारत का फिर गन्ना के उत्पादन में स्थान आता है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य, यहाँ पर गन्ना जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। देख लीजिए बच्चों, ये गन्ना है, गन्ना की खेती हो रही है। ये ट्रेंच विधि से बोया हुआ गन्ना है, आप देख सकते हैं। इसमें नालियाँ बनी हुई हैं ये वाली, और ऐसी विधि को हम ट्रेंच विधि कहते हैं। ट्रेंच विधि से जो है गन्ना अधिक उत्पादक होता है। इसके बाद आता है तिलहन। वर्ष 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। अब तिलहन की कौन कौन सी फसलें होती हैं? इसमें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना पकाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान बनाने में और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है, ध्यान रखना बच्चों, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मूंगफली, किसान मूंगफली को दिखा रहा है
और इस साइड में सूरजमुखी की खेती है और ये सरसों की खेती है। ठीक है, सरसों मतलब लाही की खेती है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये भी ध्यान रखना बच्चों, गुजरात जो है मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है? गुजरात। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य आते हैं। यानी पहले नंबर पर जो है गुजरात है, इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु आते हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। यानी मूंगफली जो है खरीफ की फसल है और अलसी और सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। यानी जो तिल जो है वो उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल मतलब जिसको हम तिल्ली कहते हैं। और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। यानी तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और यही तिल दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल है जो दोनों ही ऋतुओं में बोई जाती है। इसके बाद आता है चाय। चाय के बारे में पढ़ लेते हैं। चाय एक बागानी फसल है और रोपण कृषि के अंतर्गत शामिल की जाती है। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं और चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? चाय किस प्रकार के तापमान में उगाया जाता है या किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो चाय के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर जो है उष्ण और नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। यानी चाय कैसा उद्योग है? इसमें अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। यानी सस्ता भी हो और कुशल हो, ट्रेंड लेबर होनी चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियों को बागानों में ही संसाधित की जाती है और चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, चाय का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है उसमें असम है और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। यहाँ से प्रश्न जो है बच्चों आपको मानचित्र में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से प्रश्न जो है बच्चों तुम्हें मानचित्र में देखने के लिए मिल सकते हैं कि चाय उत्पादक क्षेत्र का नाम सहित उल्लेख कीजिए। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो असम और पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग स्थान है वहाँ पर चाय की खेती की जाती है और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों में और तमिलनाडु और केरल में इसकी प्रमुख रूप से खेती की जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक राज्य था। देखिए बच्चों, ये चाय की कृषि है और चूँकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो चाय की खेती है वो ढालू क्षेत्रों में की जाती है। देखिए ये क्षेत्र कैसे हैं? ढालू है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन ढालू है। ढालू भूमि पर इसलिए की जाती है ताकि ये उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए और इसमें नमी की आवश्यकता रहती है और पानी का ठहराव भी ना, इसलिए ये ढालू भूमि पर चाय की खेती की जाती है ताकि पानी जो है अधिक समय तक ना रुक सके। अगर अधिक समय तक रुकेगा तो इसकी जड़ें जो है सड़ जाएंगी। और यहाँ पर खेतों में महिलाएं जो हैं पत्तियों को तोड़ रही हैं और इसमें लेबर की अधिक आवश्यकता होती है, मशीनों से इस कार्य नहीं होता है खेतों में।
पत्नियों को तो चुनने का कार्य जो है महिलाएं करती हैं या लेबर करती हैं, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो पेय पदार्थ है कॉफ़ी है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की, यहाँ से भी ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उत्पादित की जाती है? तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उत्पादित की जाती है, कि कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। जो कहाँ से लाई गई थी? यमन देश से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई है। यानी कॉफ़ी की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है? बाबा बूदन की पहाड़ियों से हुई है, और आज इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास होती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास होती है, और यहाँ पर जो प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी उत्पादित होती है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी कॉफ़ी की खेती की जाती है। फिर है बागानी फसलें। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरीपूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में इनकी मांग है। यानी किस राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये हमने इसमें देखा है। और यहाँ से बच्चों आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए इसको विशेष ध्यान से पढ़ना आप। देखिए बच्चों, ये अखरोट है, ये अखरोट का फल है, ये सेब है, और ये अनार है। देख सकते हैं आप, ये अनार है और ये सेबों की तुड़ाई की जा रही है, और ये अखरोट है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। देखिए, ये मटर लगी हुई है, और ये फूल गोभी है, ये टमाटर है, और ये बैंगन है, लगे हुए हैं। इसके अलावा जो अखाद्य फसलें होती हैं, जो खाने योग्य फसलें नहीं होती हैं, ऐसी फसलों के बारे में भी बात कर लें तो इनमें प्रमुख रूप से आता है रबड़। कौन सा आता है? रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, किंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ जो है रबड़ का उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्य हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उगाया जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, नमी बनी रहती है। इसके बाद आता है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख चार प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इनमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है, और चौथा रेशम कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। यानी कपास, जूट और सन ये मिट्टी में पैदा की जाती हैं, जबकि जो प्राकृतिक रेशम है ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। कीड़े के जो कोकून होता है वहाँ से प्राप्त होता है, और रेशम का कीड़ा शहतूत पर पाला जाता है। इसके बाद है कपास। कपास के बारे में बात कर लें। कपास को भारत के पौधों का मूल स्थान माना जाता है।
भारत को जो है कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। यानी कपास कहाँ का पौधा है? तो कपास मूल रूप से भारत का पौधा है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई और 210 पाला रहित दिन, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए जब तक फसल कपास की हो, और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ की फसल है। जो कपास है वो खरीफ की फसल है। इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखना है। कपास जो है वो खरीफ की फसल है। देखिए ये कपास आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कपास की खेती है। ये कपास के फूल लगे हुए हैं जिनसे रुई प्राप्त होती है। और ये फसल जो है तैयार होने में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं। 6 से 8 महीने लगते हैं। और कपास की खेती प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उत्पादित होती है? महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर गुजरात में। यानी काली मिट्टी जहाँ सर्वाधिक मात्रा में होती, तो काली मिट्टी भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर गुजरात में है। इसके बाद जूट आता है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जूट को सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वर मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग, यानी जूट का प्रयोग कहाँ होता है? बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। अब यहाँ पर बात हो रही है जो खेती करने के जो तरीके हैं उनमें किस प्रकार से सुधार किया जाए ताकि उत्पादन अधिक हो सके। क्या क्या समस्याएं हैं इनके बारे में है विचार अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी या तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास रुका हुआ है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के बाद भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं, यानी वर्षा पर निर्भर करते हैं और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती और समस्या है कि 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर और तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। और आज़ादी के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, यानी देश की आज़ादी के बाद भूमि में क्या सुधार किए जाएँ, क्या संस्थागत और तकनीकी सुधार किए जाएँ ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो इसके लिए जो है जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि प्रथाओं को समाप्त किया गया है और समाप्त करने में इनको प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में शुरू हुई थी, भूमि सुधार और इसका प्रमुख लक्ष्य था भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। अब चकबंदी क्या होता है? चकबंदी बच्चों एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अगर किसी एक किसान के खेत कई जगह टुकड़ों में बटे हुए हों, जैसे एक किसान है, एक किसान का कुछ खेत यहाँ पर है, कुछ खेत यहाँ पर है और कुछ खेत यहाँ पर, दूर दूर टुकड़ों में खेत बटा हुआ है, तो इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उस किसान को एक ही स्थान पर
उसको चक प्रदान किया जाता है, यानी इन सभी भूमि का क्षेत्रफल मिलाकर उसे एक ही स्थान पर ज़मीन दे दी जाती है। तो इन सभी टुकड़ों को एक जगह पर दे दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं चकबंदी। ठीक है बच्चों, जिससे किसान को काफ़ी फ़ायदा होता है, समय की बचत होती है, पूंजी की बचत होती है, श्रम की बचत होती है। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार लाने के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थीं। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो हरित क्रांति है वो किस दशक में शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में शुरू की गई थी। लगभग 1966 और 67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और यहीं पर जो है श्वेत क्रांति, जिसको दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, की शुरुआत भी की गई थी। यानी डेयरी उद्योग पर बल दिया गया था, दुग्ध उत्पादन पर बल दिया गया था, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और जो संस्थागत तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में इसमें सूखा, बाढ़ और चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण मुहैया कराने की बात की गई थी। इसके लिए कम दर पर ऋण कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए सरकार ने ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई थी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की। ये किसानों के सम्मान में, किसानों के हित में, किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। और ये बच्चों देख लिया आप, ये नवीनतम तकनीकी कृषि उपकरण है। ये बीज की बुवाई का यंत्र है, सीड ड्रिल है, और ये भी सीड ड्रिल है। ठीक है बच्चों, ये नवीनतम कृषि उपकरण लगाए गए थे। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको अंग्रेजी में MSP कहते हैं, यानी जो सरकार के द्वारा जो गेहूँ या धान या अन्य फसलें जो खरीदी जाती हैं, जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती हैं, उसी को हम MSP कहते हैं, की सरकार ने घोषणा कर दी थी। MSP का मतलब है उस न्यूनतम राशि से कम मूल्य पर अगर बाजार में मूल्य कम हो जाता, किसी वस्तु का, किसी भी अनाज का कीमत कम हो जाती, लेकिन तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य, सरकार उस पर जो है आपके अनाज को खरीद सकती है, चाहे मार्केट में कितना भी रेट गिर जाए, उस रेट पर जो है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट किया गया, उस पर किसानों के अनाज को या खाद्यान्न को खरीद सकती है। उसी को MSP कहते हैं, जिसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम सहायता मूल्य कहा जाता है। इसके लिए सरकार के द्वारा जो है कई जो है वेबसाइटें भी जारी की गई हैं, जिसमें किसान पोर्टल ये दिया गया है। यहाँ पर कृषि, बागवानी, कृषि योजनाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के लाभों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर सरकार के द्वारा चालू किया गया है किसानों के हित में। इसमें किसान अपनी समस्याओं को बता करके उनका निदान पा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, जिसको हम किसान कॉल सेंटर भी कहते हैं। किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है 1551 है। ये टोल फ्री नंबर है। ये सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चालू रहता है। आप किसी भी समय कृषि वैज्ञानिकों से अपनी कोई भी समस्या, कृषि से संबंधित हो, बागवानी संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, आप उस समस्या को बताकर उसका निदान पा सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है? 1551। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक कार्यक्रम चलाया गया था, भूदान ग्रामदान।
महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया और उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की और एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया और कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तहीन क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है। आज का पाठ आपको कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।